हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 20 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसलिए आप दोनों को अवेल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। पहला क्वेश्चन है आज का, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा केवल भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे ऊंचा टनल बनाया जाएगा शिंकुला पास में, जो कि हिमाचल प्रदेश से किस जगह को कनेक्ट करेगा। तो ये जो नया टनल बनाया जा रहा है बीआरओ के द्वारा, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित होगा। ये होगा 16,580 फीट की ऊंचाई पर, और ये कनेक्ट करेगा हिमाचल प्रदेश से सीधे सीधे कहाँ पर, जांस्कर वैली को कनेक्ट करेगा। जांस्कर वैली आपकी लद्दाख में पड़ती है, और ये टनल जो होगी ये हिमाचल प्रदेश और लद्दाख बॉर्डर पर स्थापित करी जाएगी। बीआरओ की स्थापना करी गई थी 1960 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और इसके डायरेक्टर जनरल है राजीव चौधरी। कौन है? राजीव चौधरी। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में भारत के साथ कृषि आयात के संबंधों को खत्म कर दिया है? तो ये देश है इंडोनेशिया। अब इसका रीजन क्या है? देखिए, इंडोनेशिया को हम लोग बहुत सारी चीजें एग्रीकल्चर के आधार पर एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि इसमें मेज़ हो गया, चिली हो गई, प्याज हो गया, ग्राउंड नट, वीट, राइस, शुगर, ये सारी चीज़ें इंडोनेशिया हमसे इंपोर्ट करता है। लेकिन इंडोनेशिया ने अभी 3 से 4 महीने पहले भारत को एक नोटिफिकेशन भेजा था, और इस नोटिफिकेशन के आधार पर भारत से एक सर्टिफिकेट मांगा था। इसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस फॉर फूड सेफ्टी। एक्चुअली इसका सीधा सा मतलब यह है कि इंडोनेशिया ये चाहता था कि भारत सरकार फूड सेफ्टी के आधार पर उनको एनालिसिस करके सर्टिफिकेट दे कि जितनी भी चीज़ें इंडोनेशिया को भेजी जा रही हैं वो सब सेफ हैं। बट भारत सरकार की तरफ से पिछले 3 से 4 महीने में उनको सर्टिफिकेट नहीं भेजा गया है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स को फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इंडोनेशिया के द्वारा और थाईलैंड, इन 2 कंट्रीज़ को भी इस सर्टिफिकेट की डिमांड करी गई थी। तो वियतनाम और थाईलैंड की तरफ से सर्टिफिकेट इन्हें प्रोवाइड करा दिया गया है। तो फिलहाल के लिए कृषि आयात जितना भी है उसको सस्पेंड कर दिया है इंडोनेशिया सरकार ने। और इंडोनेशिया में इस टाइम पे जोको विडोडो की सरकार है। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, मालदीव्स की कैपिटल है माले, जापान की कैपिटल टोक्यो, और चाइना की कैपिटल बीजिंग। ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है अब्दर्राबू मंसूर हादी। इन्होंने कौन से देश के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है? तो मंसूर हादी अभी तक राष्ट्रपति थे यमन के। कहाँ के? यमन के। और इन्होंने यहाँ से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा इन्होंने क्यों दिया है? इन्होंने अच्छा खासा कार्यकाल यहाँ पर प्रेसिडेंट के रूप में सर्व किया है। 2012 से लेकर 2022 तक पिछले 10 साल से ये यमन में राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। लेकिन आपको बता दूं मैं, यमन एक ऐसा देश है जो कि पूरे तरीके से डिपेंडेंट है सऊदी अरेबिया के ऊपर। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर देखा जाए तो यमन को इम्पैक्ट करता है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की तरफ से प्रेशर होने की वजह से इन्होंने अपने पद से रिज़ाइन कर दिया है, और इन्होंने यमन के अंदर एक न्यूली क्रिएटेड पार्लियामेंट काउंसिल है उसको अपनी सारी पावर सौंप दी है। बाय द वे आपको बता दूं, ये जो यमन में नई पार्लियामेंट काउंसिल बनी हुई है उसमें सिर्फ और सिर्फ 8 पॉलिटिकल लीडर्स हैं। तो इन्होंने अपनी ये जो पावर है ये इस पार्लियामेंट काउंसिल को हैंड ओवर कर दी है। और ये जो पार्लियामेंट काउंसिल है इसके प्रेसिडेंट हैं राशिद अल अलीमी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राशिद अल अलीमी। तो एक तरीके से ऐसा देखा जा सकता है कि आने वाले टाइम में यमन के राष्ट्रपति राशिद अल अलीमी भी हो सकते हैं। और यमन की कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं सना। क्या बोलते हैं? सना। ओमान की कैपिटल मस्कट, कतर की कैपिटल दोहा, और बहरैन की कैपिटल है मनामा। क्या बोलते हैं? मनामा। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जहां पर अभी हाल ही में भारत का पहला इंटरनेट रेडियो, जिसका नाम है रेडियो अक्ष, इसको लॉन्च किया गया है विजुअली चैलेंज्ड पीपल के लिए। तो रेडियो अक्ष को लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र के नागपुर से, और ये पूरे तरीके से मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बना हुआ है। ये ऐसा एक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया है जो कि वेरियस इंटरनेट रेडियो प्लेटफॉर्म्स पर हर तरीके से फ्री होगा विजुअली चैलेंज्ड पीपल के लिए। तो कोई भी तरीके से ये पेड नहीं होने वाला है, हर तरीके से ओपन सोर्स है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो स्पेशली यहाँ पर कुछ ऐसे कार्यक्रमों को फीचर किया जाएगा जो कि विजुअली चैलेंज बेनिफिशियल होगा।
अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन है जिनको डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है AIMA के द्वारा। AIMA का मतलब है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। हर साल ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है बेस्ट डायरेक्टर्स को, जो कि एक ऐसी मूवी बनाते हैं जो कि सोसाइटी पर डायरेक्टली और पॉजिटिवली इम्पैक्ट अपना डालती है। तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है सुजीत सरकार। सुजीत सरकार को सम्मानित किया गया है 2021 के डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से। इन्होंने सरदार ऊधम सिंह मूवी बनाई है। और यह सम्मान किसके द्वारा दिया गया है? तो नितिन गडकरी के द्वारा यह अवार्ड दिया गया है, जो कि इस टाइम पे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मंत्रालय संभाल रहे हैं। इस बार डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड AIMA का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 12वां संस्करण, 12th एडिशन इसका आयोजित किया गया। ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है प्रफुल्ल कर। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। ये कौन थे? क्रिकेटर थे, अभिनेता थे, राजनीतिज्ञ थे या गायक थे? तो प्रफुल्ल कर बेसिकली एक सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर थे और अभी हाल ही में 83 की उम्र में इनका निधन हो गया। 2015 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था और ये उड़ीसा से थे। एक तरीके से आप बोल सकते हो उड़िया सिंगर थे। ओके, अगला क्वेश्चन है, यह कौन सा राज्य है जिसकी हॉकी टीम ने 2022 का सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप जीत लिया है? तो इस बार 2022 का सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप अपने नाम किया है हरियाणा ने, और हरियाणा ने फाइनल में हराया इस बार तमिलनाडु को। इन्होंने 3-1 से तमिलनाडु को हराया है। फिलहाल अगर बात करी जाए तो 2011 से लेकर अब तक देखें, पिछले 10 सालों में हरियाणा पहली बार ये चैंपियनशिप जीता है। और इस बार इसका आयोजन कहाँ किया गया था? ये मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल में इसका आयोजन किया गया था। इस बार इसका कौन सा संस्करण खेला गया है? सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप का 12वां एडिशन इसका खेला गया है। अभी हाल ही में विश्व यकृत दिवस मनाया गया। कौन सा दिन? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड लिवर डे। लिवर डे मनाया जाता है 19 अप्रैल को, कल के दिन इसे मनाया गया। लीवर के बारे में अगर बात करी जाए तो ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी में। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी ग्लैंड है पैंक्रियास। और अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी पूरी बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, तो आंसर होगा स्किन, सबसे बड़ा ऑर्गन है। और सेकंड नंबर पे फिर लीवर का नाम आता है ऑर्गन के आधार पर। लीवर हमारी बॉडी का एक ऐसा हिस्सा है जो कि हमें कई तरीके की बीमारियों से बचाता है। इसका काम क्या है? ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इसके अलावा ये आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। ये ब्लड शुगर को रेगुलेट करने का काम करता है। इसके अलावा आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिमूव करने का काम करता है। तो एक्चुअली ज़्यादातर बीमारियां जो आपकी पेट से रिलेटेड है वो सब लीवर से ही स्टार्ट होती है। अगर लीवर हेल्दी है तो सारी चीज़ें हेल्दी होती हैं ऑलमोस्ट स्टमक के अंदर। अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है साजन प्रकाश। क्या नाम है? साजन प्रकाश। इन्होंने अभी हाल ही में मेंस 200 मीटर बटरफ्लाई इवेंट में, जो कि डेनिस ओपन स्विमिंग मीट था, इसमें कौन सा मेडल जीता है भारत के लिए? तो इन्होंने गोल्ड जीता है। आपको याद होगा 2 दिन पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि ये जो आपको राइट हैंड साइड पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है वेदांत माधवन। ये आर माधवन के बेटे हैं। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो इन्होंने 1500 मीटर में सिल्वर मेडल जीता है। और ये जो आपको दिख रहे हैं, इन्होंने 200 मीटर में बटरफ्लाई इवेंट में गोल्ड जीता है भारत के लिए। तो साजन प्रकाश गोल्ड और वेदांत माधवन सिल्वर, ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दोनों के नाम ध्यान रखिएगा। और इस बार का ये जो डेनिस ओपन स्विमिंग मीट हुआ है, कहाँ पर हुआ है? ये डेनमार्क की कैपिटल कोपनेगान में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक के डेटा के आधार पर भारत में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, मतलब गरीबी रेखा के नीचे के जो लोग हैं, उनमें डिक्लाइन देखने को मिला है 2011 से 19 के सत्र में कितने परसेंट का? मतलब गरीब ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं जो कि गरीबी रेखा के बाहर आ गए हैं, अब वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं रहे। तो वर्ल्ड बैंक की नई रिपोर्ट के आधार पर 12.3% लोग गरीबी रेखा के बाहर आ गए हैं। क्या इसमें सुधार हुआ है या फिर बढ़ोतरी हुई है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें काफ़ी सुधार हुआ है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के 2011 तक के डेटा के आधार पर भारत में 22.5% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। लेकिन 2019 तक की रिपोर्ट के आधार पर इसमें सीधे सीधे घटोतरी हुई है 10.2% की, और ये घट के आ गया है 12.3%। अगर बात करी जाए कि इनमें से ज़्यादा लोग ग्रामीण हैं या फिर
अर्बन एरियाज में रहने वाले लोग हैं। तो इनमें से ज़्यादातर लोग ग्रामीण हैं। मतलब अगर टोटल अगर बात करी जाए तो भारत में गांव में रहने वाले ऐसे लोग जो कि गरीबी रेखा के बाहर आए हैं 14.7% लोग, और शहरों में ऐसे लोग रहने वाले जो कि गरीबी रेखा के बाहर आए हैं ये हैं 7.9% लोग। तो आप देख सकते हो गाँवों में रेशियो ज़्यादा बेहतर है। बाय द वे, वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी और इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मलपास। क्या नाम है? डेविड मलपास। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एयर इंडिया एसेट होल्डिंग के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किए गए हैं विक्रम देवदत्त। क्या नाम है? विक्रम देवदत्त। और ये इससे पहले भी एयर इंडिया में ही थे और ये 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं एजीएमयूटी कैडर के, और इससे पहले ये एयर इंडिया में इंचार्ज के रूप में थे। आपको पता ही होगा 2 महीने पहले मैंने आपको बताया था एयर इंडिया को पूरे तरीके से टाटा ने एक बार फिर से एक्वायर कर लिया है। इसके 100% स्टेक टाटा ने खरीद लिए हैं भारत सरकार से, और इसके लिए भारत सरकार को टाटा ने दिए हैं 18,000 करोड़। कितने? 18,000 करोड़। तो टाटा की तरफ से एयर इंडिया एसेट होल्डिंग के सीएमडी के रूप में विक्रम देवदत्त को अपॉइंट किया गया है एक बार फिर से। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 48वां संस्करण ला रोडा इंटरनेशनल टोर्ने ओपन चेस टूर्नामेंट का किसके द्वारा जीता गया है? तो इस बार ला रोडा इंटरनेशनल टोर्ने 48वां संस्करण जीता गया है डी गुकेश के द्वारा। ये कौन है? डी गुकेश। इनका पूरा नाम है दोमाराजू गुकेश। ये मात्र 15 साल के खिलाड़ी हैं और इन्होंने इस बार ये टाइटल जीता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो टॉप 5 में इस इवेंट में 3 तो डायरेक्टली भारतीय ही हैं। नंबर 1 पे भारत के डी गुकेश रहे, नंबर 3 पर आर प्रगनंदा रहे, और नंबर 4 पर भी भारत के रौनक साधवानी रहे। बाकी सेकंड नंबर पे आर्मेनिया के खिलाड़ी हैं हैक मिकेली, और 5वें नंबर पे स्पेन के खिलाड़ी हैं मैनुअल लोपेज। तो फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए, आर प्रगनंदा भी काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं, इनकी रैंक भी ध्यान रखिएगा, 3रे नंबर पर ये रहे। और इस बार इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? ये जो ला रोडा इंटरनेशनल टूर्नामेंट है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ध्यान रखिएगा स्पेन में इसका आयोजन किया गया। और स्पेन में कहाँ पर? इस जगह को बोलते हैं कैस्टिला ला मैंचा। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जहां पर अभी हाल ही में एक बड़ा तूफान आया है जिसका नाम है मैगी? मैगी नाम का ये तूफान आया है फिलीपींस में। फिलीपींस में ऑन एन एवरेज अगर बात करी जाए तो पूरे साल भर में करीब 20 तूफान आते हैं। इस साल का ये पहला तूफान है जिसने काफ़ी यहाँ पर विनाश किया है। फिलीपींस के अंदर मैगी नाम के इस तूफान की वजह से 160 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। और इसके अलावा अगर बात करी जाए तो ये तूफान करीब करीब 70 से 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड के साथ आया है। और इसकी वजह से कितने लोग अफेक्टेड हुए हैं? 160 से ज़्यादा लोगों की तो मौत हुई है, करीब 19 लाख लोग अफेक्टेड हुए हैं। मतलब 1.9 मिलियन लोग अफेक्टेड हुए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। फिलीपींस का एक्चुअली जियोग्राफिकल कंडीशन इस तरीके की है कि इसे हर साल साइक्लोन्स की मार झेलनी पड़ती है। और फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। ध्यान रखिएगा फिलीपींस कुछ टाइम पहले न्यूज़ में था, क्योंकि फिलीपींस दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने भारत सरकार से ब्रह्मोस मिसाइल की डील करी है। मतलब मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भारत सरकार जो ब्रह्मोस मिसाइल बना रही है उस ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस खरीद रहा है। इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका है 3 महीने पहले। और फिलीपींस में इस टाइम पे राष्ट्रपति है रॉड्रिगो दुतेर्त। क्या नाम है? रॉड्रिगो दुतेर्त। मालदीव्स की कैपिटल है माले, जापान की कैपिटल टोक्यो, चाइना की कैपिटल बीजिंग। ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है स्टेफनोस सिटसिपास। तो ये जो खिलाड़ी हैं ये ग्रीस के खिलाड़ी हैं। इन्होंने मेन सिंगल टाइटल अभी हाल ही में जो कि आयोजित किया गया है रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर्स 2022 का, इसको जीत। ये इवेंट कौन से देश में आयोजित किया गया है? तो ये इवेंट इस बार मोनाको में आयोजित किया गया। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, इस बार मोनाको में रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर्स 2022 का आयोजन किया गया, जिसको मेन सिंगल में जीता है स्टेफनोस ने, जो कि ग्रीस के खिलाड़ी हैं। और मोनाको में कहाँ पर हुआ है? मोनाको में मोंटे कार्लो में ये हुआ है। एंड इन्होंने हराया है जिस खिलाड़ी को, इनका नाम है एलिजेंड्रो फुकीना। और फुकीना कौन सा देश के खिलाड़ी हैं? स्पेनिश खिलाड़ी हैं।
अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसके द्वारा अभी हाल ही में कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करी गई है जिसका नाम है जोंगजिंग 6D। तो इसको लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। और ये चाइना की कौन सी सैटेलाइट थी, तो ध्यान रखिएगा ये चाइना का 415वां मिशन था जो कि लॉन्ग मार्च सीरीज रॉकेट कैरियर के अंदर था। मतलब ये जो सैटेलाइट है इसको लॉन्च किया गया है मार्च 3B रॉकेट से। किससे? मार्च 3B रॉकेट। आपको याद होगा कुछ महीने पहले चाइना ने लगातार 3 सैटेलाइट लॉन्च किए थे मार्च 5B से। तो ये मार्च सीरीज का ही रॉकेट है लेकिन ये 3B है। तो अगर पूरे मार्च सीरीज की बात करी जाए तो ये 415वां मिशन है चाइना का। ये सैटेलाइट मदद करेगी चाइना के अंदर कम्युनिकेशन सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए, टीवी ट्रांसमिशन, रेडियो, इन सभी की सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए। इसको लॉन्च किया गया है ज़ीचैंग सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर से। चाइना में इस टाइम पे शी जिनपिंग की सरकार है और कैपिटल है बीजिंग। भारत की कैपिटल नई दिल्ली आपको पता ही है, यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन एंड रशिया की कैपिटल मॉस्को। 24 अप्रैल आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 24 अप्रैल को अनअकैडमी पर अल्ट्रा कॉम्बैट टेस्ट होने जा रहा है। अगर आपकी रैंक टॉप 3000 के अंतर्गत आती है तो आप कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप के हकदार होंगे या फिर आपको अमेजॉन गिफ्ट वाउचर 5000 तक का मिल सकता है। इसके अलावा आप ये सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी जीत सकते हो। यहाँ पर आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 मिनट में। ये टेस्ट देना मत भूलिए। इस टेस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, तुरंत जाइए इसके लिए एनरोल करिए। आपसे एनरोलमेंट कोड मांगेगा तो डाल दीजिएगा वरुण 777 और 24 अप्रैल को दोपहर में 12 बजे टेस्ट देना मत भूलिए। आज की बात यहीं तक रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।